हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पार्थ एजुकेशन परिवार में। आप सब बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। इस उम्मीद के साथ हम आपके साथ हर दिन कोई ना कोई टॉपिक लेकर आ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका के संदर्भ में यह बेटा, अगर ये बात कहा जाए कि संघ की कार्यपालिका ही नहीं, आप संघ की बात किया जाए तो संघ के लिए आर्टिकल कितना है आप जानते हैं कि 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद इसमें है। लेकिन इसमें तीन चीजें होती है बेटा: संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका। तो सबसे पहले जो संघ की कार्यपालिका है बेटा, इसके लिए आपको बताऊं कि 52 से लेकर 78 तक का अनुच्छेद इसके लिए है। इसके बाद आप देखते हैं कि संघ की विधायिका के लिए 79 से लेकर 123 तक का, और संघ की न्यायपालिका के संदर्भ में बात होती है तो संघ की न्यायपालिका के संदर्भ में कहां से 124 से लेकर 147 तक। अब आप कहेंगे कि सर आपने 52 से 151 तक का जिक्र किया था, आपने 147 तक बताया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है, 148 से लेकर 151 तक आप देखते हैं कहे हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब बात आती है बेटा संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका। तो संघ की जो कार्यपालिका है, इसके जो प्रमुख होते हैं, दो प्रमुख होते हैं। ऐसा दो प्रमुख होने का वजह क्या है बेटा? तो दो प्रमुख होने का वजह है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली होने के नाते यहाँ दो प्रमुख हो जाते हैं, एक राष्ट्र प्रमुख होते हैं और एक सरकार प्रमुख होते हैं। बेटा जो राज प्रमुख होते हैं वही राष्ट्रपति होते हैं, और जो सरकार प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्यारे बच्चों, अब बात आती है कि क्या एक ही साथ सारी चीजें आपको बता दिया जाए? तो प्यारे बच्चों, मैं बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। इसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं राष्ट्रपति महोदय के बारे में। इसमें आप देखे होंगे कि आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बात कही गई है ना। आपने देखा होगा कि 53 में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अब बात यहाँ पर दो बातें आएंगी बच्चे। संघ की कार्यपालिका के दो प्रमुख होंगे, एक होंगे सरकार के प्रमुख और दूसरे होंगे राज्य के प्रमुख। सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे, जिन्हें वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कहा जाएगा, और नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति महोदय को कहा जाएगा। इन सभी बिंदुओं के बारे में जानकारी आप लीजिए। अब आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं कि क्या कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसका जवाब क्या होगा आपका? तो आप इसमें सुनिए बेटा कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसमें संविधान मौन है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया है, ना कोई निहितार्थ दिया है। लेकिन अमेरिकी संविधान की तर्ज पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह परंपरा बनाने का प्रयास किया है कि भारत का राष्ट्रपति दो बार से अधिक राष्ट्रपति ना बने। ठीक है, दो बार से अधिक बनाने की परंपरा को रोक लगाया इन्होंने। तो तीसरी बार इन्होंने खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। अब तक यही परंपरा चलती आ रही है, अभी तक कोई व्यक्ति तीन बार नहीं बना। हालांकि एक बार इनका संविधान सभा ने मनोनयन कर दिया था, तो ये तीसरी बार भी रहे हैं, लेकिन दो बार चुनाव लड़कर हुए हैं, तो तीसरी बार इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। दूसरी बात कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदाता होता है बेटा? तो मतदाता जो है एक निर्वाचक मंडल होता है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। साथ ही साथ दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और आपको बताएं बच्चे, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको बताऊं, मतदान सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो मतदान सेंटर बेटा देखो, प्रदेश की राजधानी में भी बनाया जाएगा और भारत की राजधानी दिल्ली में भी बनाया। जो आपके सांसद महोदय होंगे वो कहाँ पर वोट देंगे? प्रदेश की वो जो है भारत की राजधानी में। लेकिन अगर किसी सांसद को लगता है कि नहीं, हमें यहाँ मतदान करना है, अपने यहाँ जहाँ है, उनकी कोई परिस्थिति विशेष है, तो उन्हें 10 दिन का लिखित सूचना निर्वाचन आयोग को देना होगा। इसके बाद वह जो है वहां से मतदान कर सकेंगे। बात ये आती है बच्चा कि राष्ट्रपति चुनाव जीतेगा कौन? तो राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए बच्चा निर्वाचन कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। निर्वाचन कोटा क्या होता है? तो 50% प्लस वन। ठीक है, कुल पड़े वैध मतों का 50% प्लस वन, अर्थात आधा से एक ज्यादा। कितना? आधा से एक ज्यादा। अगर आप आधे से एक ज्यादा वोट पाएंगे तब आपको निर्वाचन कोटा प्राप्त होगा, और निर्वाचन कोटा जब प्राप्त करेंगे तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा मत पाएगा वही चुनाव जीत जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। निर्वाचन कोटा प्राप्त करना होता है। आपको बताऊं, बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्हें द्वितीय वरीयता के मत से चुनाव मतगणना करके चुनाव जिताया गया था। बस समझ पा रहे हैं? अच्छा, आपको बताएं बच्चे, नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुनाव जीते हुए। आप इस बात को भी समझ पा रहे हैं? हाँ, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर राष्ट्रपति के क्रम से राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाएगा? महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ चलेगी? महाभियोग की प्रक्रिया को अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना बच्चों।
कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया इसलिए कहा गया है, इसलिए अर्धन्यायिक प्रक्रिया के रूप में कहा गया है कि यह किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, कोई ऐतराज नहीं। जिस भी सदन से शुरू होगा उस सदन से 2/3 बहुमत से पारित करके लाया जाएगा। जब दूसरे सदन में जाना होगा तो आप जानते हैं कि वहां राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, लेकिन महाभियोग शुरू करने से पहले 14 दिन पहले आप सूचना देंगे। बात समझ गए? 14 दिन पहले आप सूचना देंगे। अगर महाभियोग पारित होता है तो यह ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर राष्ट्रपति को अपना पद त्यागपत्र देना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद इससे आगे की जानकारी हम आपको संसद के बारे में बताएंगे और इसकी जानकारी हम आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए आपसे चाहिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आप इस बात को जानने के लिए तथा मेरे साथ जुड़ने के लिए पार्थ एजुकेशन परिवार से जुड़े और मैं रविकांत सर, मेरे साथ जुड़कर नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी तथा सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी आप जरूर करें और आप सभी का दिन और आप सभी का जीवन उज्जवल हो। जय हिंद, जय